हाँ, वेलकम टू एवरीवन अगेन बच्चों। आज हम सेल पढ़ेंगे, उससे पहले सब्सक्राइब लाइक कर ले भाई। अभी जो अपन ने पढ़ा था लास्ट में, तो वो था कि अपने प्रतिरोधों को क्रम अनुसार जोड़ना, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते थे या समांतर क्रम में। दोनों का फॉर्मूला आया था। एक का आया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, वो श्रेणी क्रम के लिए था। और फिर समांतर क्रम के लिए था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस Rn। ठीक है, ये कंडीशन क्या थी? किसी से अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपन, बैटरी से या किसी से अपन क्या है, किसी को करंट दे रहे थे, उसको ऊर्जा दे रहे थे, फिर अपन ये सारी चीजें निकाल पाए। अब हम सबसे पहले वही चीज समझेंगे, जिस सेल से या जिस बैटरी से अपन उसको एनर्जी दे रहे हैं वो कैसे वर्किंग कर रहा है। उसके अंदर भी तो कुछ होता है होगा। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ वहाँ पे बाहर वाले सर्किट में लगा दिया और सिर्फ वही प्रतिरोध होता है। उसके अलावा जो बैटरी काम कर रहा है या जो सेल काम कर रहा है बाहर से, उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ लगा ही होगा। वो चीज पढ़ने के लिए अपन यहाँ पर आए हैं, सेल को पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है। सेल का सिंपल से डेफिनेशन ये कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करता है। यानी आप देखोगे कभी भी सेल को तोड़ के देखोगे, उसके अंदर एक केमिकल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, केमिकल है। और वो केमिकल क्या कर रहा है, अपने को एनर्जी दे रहा है, करंट दे रहा है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है। तो सेल की सिंपल सी आप डेफिनेशन याद कुछ करना है नहीं, आप सेल को दिमाग में लो। सेल में देखो, सेल में केमिकल होता है और केमिकल जो चीज है वो हमें ऊर्जा देती है ना। तो ये क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे सेल कहते हैं। किसी वास्तविक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। जो वास्तविक प्रतिरोध के वास्तविक सेल क्या होता है, जिसके अंदर कोई त्रुटि नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मतलब एक आइडल बोलते हैं। और आइडल कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ अपन फिजिक्स में मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके अंदर प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, अब इस सेल को समझने के लिए हमें एक दो चीजों की जरूरत और पड़ेगी। पहला सेल का विद्युत वाहक बल और दूसरा सेल की टर्मिनल वोल्ट था। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब अपन ने कोई सेल के अंदर किसी सेल को अपन किसी एनर्जी लेने के लिए यूज कर रहे हैं, अब उस सर्किट को अपन जोड़े नहीं, उसको यूज नहीं करें, उसको उस परिपथ को खुला रख लें, तो उस टाइम पर उन परिपथ के जो एंड पॉइंट पर जो विभवांतर होगा, सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा, उसे तो बोलेंगे विद्युत वाहक बल। जब अगर उस परिपथ को बंद कर दें और तब उसके सिरों के मध्य विभवांतर देखें, तो वो सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं, आपके सामने है, कुछ ज्यादा दूर तो है नहीं कि अपन को अलग से बताने। जब सेल खुले परिपथ में हो और सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सेल के खुले परिपथ में। ठीक है, दूसरा, जब सेल बंद परिपथ में हो तो क्या कहलाएगा, उन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। क्या कहलाएगी? टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अब जो अगला पढ़ रहे हैं अपन, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब हर 1 साल 2 साल में पूछता रहता है इसको। ऐसा नहीं है सिर्फ बोर्ड में आता है, ये सब जगह ही लगभग इसको यूटिलाइज करता है, क्योंकि कुछ है तो है नहीं इस चैप्टर के अंदर। कोई टफ से टफ क्या देख सकते हैं, मतलब यही कर सकते हैं कि उसके माइनर चीज को पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में माइनर चीज को पूछ सकता है, तो माइनर जो अगर अभी तक पढ़ते आए हैं तो इसमें माइनर यही होता है। बोर्ड में भी आता ही है, और उसके साथ प्रतिरोधों का जो क्रम है वो भी आता है, प्रतिरोधों का संयोजन का क्रम भी आता है कि किस तरह करते हैं। उसके बाद अगर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है तो यही बनता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके अंदर एक बकेट लेते हैं, या फिर जैसे सेल मान लो, सेल ले लेते हैं, और सेल के अंदर क्या है कि दो, आपने देखा होगा, 2 नोड्स होते हैं, 2 रोड्स होती हैं उसके अंदर। और उस रोड्स को क्या करते हैं, उसके अंदर डुबा देते हैं, जो अपघट्य जो उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, एक उसमें ऋणावेशित होती है केमिकल की वजह। जो रोड अपन लेते हैं वो जो विद्युत अपघट्य अंदर रहता है, उसकी वजह से एक रोड तो ऋणावेशित हो जाती है और एक रोड हो जाती है धनावेशित। धनावेशित रोड को अपन बोलते हैं एनोड, और ऋणावेशित रोड को बोलते हैं अपन कैथोड।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये धनावेशित है और ये हमारी दूसरी जो होगी, ये दूसरी जो हमारे पास है वो ऋणावेशित है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गई कैथोड हो गया, ये हमारे लिए हो गया एनोड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये अंदर अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो इसमें अणु और आयन आप गति करते हैं, तो इन्हीं अणु आयनों के अंदर कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होती है और इस बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसी बाधा को क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी जब आप डेफिनेशन देखोगे प्रॉपर्ली, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है ना, थोड़ी वाइड है, इधर भी लिखा हुआ है। जब किसी सेल के विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो आवेशों के प्रवाह के मार्ग में विद्युत अपघट्य के अणुओं तथा आयनों के द्वारा बाधा उत्पन्न होती है। डेफिनेटली कोई भी काम शुभ काम अच्छे से हो नहीं सकता, आपको भी पता है। तो जब उसके अंदर से गति करते हैं ना, आवेश गति करते हैं, तो उसके अंदर जो अणु आयन होते हैं केमिकल्स के, वो क्या करते हैं? उसको रोकने की कोशिश करते हैं और इसी रुकावट को और इसी बाधा को, इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी परेशानी को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक प्रतिरोध। अब इसको सेल को आप देखोगे, सेल में मैंने आपको जो बना के दिखाता है, ये हमारा हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया? कैथोड हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? एनोड हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया? कैथोड हो गया। यहाँ से जिससे ये धारा निकली आई, यहाँ से करंट निकलेगा आई, और ये हमारे ऊपर प्रतिरोध लगा हुआ है, ये बाह्य प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है कि अपन एक परिपथ लगा रखा है, उस परिपथ का जो प्रतिरोध है वो है ये वाला कैपिटल आर। क्या है? बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध तो इसका होगा, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध आएगा जिसको क्या बोलेंगे? स्मॉल आर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैं वापस बता देना, समझा दूंगा। ठीक है, अब ये हमने उसी का एक सर्किट बनाया है, आप इस सर्किट को देख पा रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि सभी देख पा रहे होंगे। ये तो हमारा हुआ आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध वाला हिस्सा। ये कौन सा हुआ? हमारा बाह्य प्रतिरोध वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर तो हो गया कैपिटल आर, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध हो गया। और ये कौन सा हो गया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। और ये हमारा बैटरी हो गया, इस बैटरी का ही आंतरिक प्रतिरोध है। यहाँ से निकला आई, यहाँ से गया आई, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये क्लोज है, तो क्लोज है और ओपन, दोनों कंडीशन में अपन इसको पढ़ेंगे कि पहले विद्युत वाहक बल निकालेंगे। विद्युत वाहक बल किसके लिए निकलता है? जब सर्किट क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तब हमें विद्युत वाहक बल निकालना होता है। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा हमारे यहाँ पर? ई होगा किसी भी, अब वहाँ पे विभवांतर यूज करते थे, यहाँ पे ई यूज करेंगे। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई होगा, और उसका प्रतिरोध स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो आई है। तो प्रतिरोध के स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? विभवांतर कितना होगा? विभवांतर कितना होगा? V = IR, ओम के नियम से। ठीक है, तो उस पर क्या है? विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो विद्युत वाहक बल फाइंड आउट करने के लिए E = V प्लस IR। ठीक है, IR टोटल विद्युत वाहक बल, विद्युत IR क्या हो गया? विभवांतर हो गया, V इसका टोटल विभवांतर हो गया। ठीक है, ये अब आप चित्र में देखोगे, चित्र से और क्लियर होगा। ये I यहाँ से गई, इस वाले सर्किट में आई ये आ गया। ठीक है, तो इसका IR हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो विभवांतर, इसके सिरों पे जो विभव होगा, विभवांतर जो होगा वो V होगा, और ये हमारा विद्युत वाहक बल हो गया। E = क्या आ जाएगा अपना? E = आ जाएगा, E = V प्लस IR हो जाएगा। और IR की अगर वैल्यू निकालें तो E - V = IR, और ये हमारे लिए ये वैल्यू फाइंड आउट होगी स्मॉल आर की, यानी आंतरिक प्रतिरोध की। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब ये कैपिटल आई कहाँ से पास हुआ? कैपिटल आई अगर बाह्य परिपथ की बात करें तो यहाँ कैपिटल आर से पास भी हो रहा है। तो V = समीकरण 1 में अगर ऐसा देखा जाए तो ये हमारे पास I की वैल्यू आएगी V/R। अब ये वाला जो V है वो इसका विभवांतर है। वो किसका विभवांतर है? इसका विभवांतर है। ठीक है, ये कैपिटल V होगा और वो स्मॉल v यूज करेंगे, तो ये इसका विभवांतर है। तो ये E - V अपॉन कैपिटल
जी, दोनों v जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। b डैश जो ये वाला उत्पन्न हो रहा है वो आंतरिक प्रतिरोध की वजह से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो आंतरिक प्रतिरोध की वजह से उत्पन्न हो रहा है। और जो दूसरा v है वो बाह्य प्रतिरोध की वजह से, जो दूसरा v है ये बाह्य प्रतिरोध की वजह से आ रहा है। ये आंतरिक प्रतिरोध की वजह से आ रहा है और ये बाह्य प्रतिरोध की वजह से आ रहा है। ये वापिस समझ लो, अगर नहीं आता है तो फिर पूछ भी लेना। ये वाला भी किसकी वजह से आ रहा है? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। ये वाला किसकी वजह से आ रहा है? आंतरिक प्रतिरोध की वजह से। और ये वाला किसकी वजह से आ रहा है? बाह्य प्रतिरोध की वजह से। ये वाला किसकी वजह से आ रहा है? बाह्य प्रतिरोध की वजह से, यानी इसकी वजह से आ रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है। और ये वाला किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को आप ध्यान रखो, ठीक है। R इक्वल्स टू ई माइनस बी अपॉन कैपिटल बी, ये आंतरिक ये बाह्य, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान रखना है और ये नोट कर लो अभी के अभी। अगर आपके पास आप लेके बैठे हो कागज पेन तो ये अभी के अभी नोट कर लेना, ठीक है। इस तरह अब अगला, जिस तरह अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन किया था उसी तरह इसको सेलों का संयोजन करेंगे। सेलों का संयोजन भी दो तरीके से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसमें कुछ ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज उसी की तरह होगा। सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होगा। हम यहाँ पर दो सेल ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है। इन दोनों दो सेलों के अंदर आंतरिक प्रतिरोध R1 और विद्युत वाहक बल E1 है, उसका R2 और V2 है। दोनों के ऊपर विभवांतर V1 V2 है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं ज़्यादा और डीप में नहीं जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत है उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इनके अंदर, ठीक है, तो इनको क्या किया हुआ है कि जो पहला जो प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल के जो ये वाला टर्मिनल इस वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, यानी इसका मान लीजिए अगर धनात्मक टर्मिनल रहती है, किससे जुड़ेगा? इसके ऋणात्मक टर्मिनल से, यानी एक दूसरे के विपरीत टर्मिनल से इनको जोड़ा हुआ है। यहाँ पर ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ये पहले का विद्युत वाहक बल, ये पहले का आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरे का विद्युत वाहक बल, दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध। ये टर्मिनल वोल्ट था पहले की, ये टर्मिनल वोल्ट था सेकंड की। तो अपन कुल विभवांतर अगर ज्ञात करें तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 आएगा। और ये हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, क्या है? V प्लस आई आर। तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, क्या देगा? आई आर। ये हमारे पास हम जानते हैं, तो V1 की वैल्यू निकाल ली, V2 की वैल्यू निकाली और V का हमें पता है आई आर होता है। तो इसको पूरे को ये सारी इक्वेशन 2, 3 और 4 वाली इक्वेशन उठा के इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देते हैं। किस में रख देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने के बाद आई आर E1 माइनस आई आर 1 प्लस E2 माइनस आई आर 1। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह की इक्वेशन आई है हमारे पास। फिर हमने आई वाली वैल्यू एक साथ ले ली, ये एक साथ ले ली और E1 प्लस E2 अलग ले लिया। आई को अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। कैपिटल R जो रखा है वो अलग ले लिया, प्लस R1 R2 ये रख लिए। तो हमने टोटल करंट निकालना था, तो करंट ये हमारे पास आ गया, I इक्वल्स टू E1 प्लस E2 अपॉन R कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। इसको अपन इस तरह से भी शो कर सकते हैं, E1 प्लस E2 और R0 को कर सकते हैं R1 प्लस R2। तो इसको छोटा भी इस तरह से लिखा जा सकता है। ये हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया है, ठीक है। इसी के साथ अपन आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगला वीडियो अपन अगली जो क्लास होगी वो कल होगी और उसी क्लास के अंदर अपन समान सेलों का समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। चाहे तो अपन इसमें कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट अगली क्लास जो अगले नेक्स्ट डे होगी उसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और फिर सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, बाय बाय।